आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंड एस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंड एस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है क्या, उसको समझते हैं। क्या है ये? जैसे कि मैं पूरा ये इंस्टीट्यूट के मैथ से ही आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, इंड एस 40, ये सब कुछ मैं आपको इंस्टीट्यूट के मैथ से ही पढ़ाऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मीन्स लैंड, बिल्डिंग और बोथ held to earn rental income or capital appreciation। ठीक है, तो कोई भी लैंड, बिल्डिंग या दोनों, बोथ, जिसको हम दो पर्पस के लिए हेल्ड करते हैं, या तो रेंटल इनकम अर्न करने के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग जिसको हम कैपिटल पर्पस, रेंटल पर्पस और कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हेल्ड करते हैं, वो मेरे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता है। बेसिकली ये चैप्टर में दिक्कत क्या है बताएं? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस चैप्टर का क्लासिफिकेशन, कि हम क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं कि वो जो एसेट है मेरा इंड एस 40 में कवर हो रहा है, इंड एस 2 में कवर हो रहा है। इंड एस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुआ, इंड एस 2 इन्वेंट्रीज हुआ, इंड एस 16 पीपीई हुआ, और इंड एस 105 नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो मेजर प्रॉब्लम यही पे है कि हम क्लासीफाई नहीं कर पाते ये चैप्टर में कि मेरा जो एसेट है, बेसिकली ये चैप्टर जो इंड एस 40 है, ये सारे एसेट ही है मेरे, जितने इंड एस 40 हो गए, इंड एस 2 हो गया, इंड एस 16 हो गया, इंड एस 105 हो गया, ये मेरे एसेट पे डील करता है। तो ये चैप्टर में हमें क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं कि ये मेरा किस इंड एस में कवर हो रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोग के साथ जस्ट आप लोग को बता देता हूँ कुछ बेसिक्स बातें। वो चीज़ अगर हम पकड़ लेना तो हमको क्लासिफिकेशन आसानी से हो जाएगा हमसे। देखिए, इंड एस 40 वैसे एसेट पे डील करता है जो कि हेल्ड किया जाता है एंटिटी के द्वारा फॉर दो पर्पस, या तो कैपिटल एप्रिसिएशन या तो रेंटल इनकम अर्न करने के लिए। ठीक है, वही इंड एस 16 का जो रोल है, जो पीपीई, जिसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये क्या होता है? ये वो एसेट होते हैं जो मेरे बिजनेस में यूज होते हैं। किस लिए? फॉर प्रोडक्शन, फॉर प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल में मैं आप लोगों को एक ट्रिक दूं, वैसे एसेट जो मेरे जैसे कि मेरा जो बिजनेस है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा बिजनेस, ये मेरा फैक्ट्री है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ बुक्स बनाता हूँ। ठीक है, बुक्स मेरा प्रिंटिंग हाउस है, तो ये प्रिंटिंग हाउस है, यहाँ से मेरे बुक्स रेडी हो के आते, बुक्स बन के निकलते हैं। तो ये जो प्रिंटिंग हाउस में मेरे जो अंदर में मशीन बैठे हुए हैं, और मैं इस बुक्स को बेच के
मेरा मतलब मैं इस बुक्स को बेचता हूँ, डील करता हूँ और इससे रेवेन्यू अर्न करता हूँ इसको बेचने के बाद, ठीक है, सेल करता हूँ और रेवेन्यू अर्न करता हूँ। ठीक है, रेवेन्यू अर्न करता हूँ। तो ये जो मशीनरी है जो मेरे इस पेपर को बनाने में यूज़ आ रहा है ना, ये मशीनरी को मैं इंड एस 16 में क्लासीफाई करूँगा, क्योंकि ये मेरे यूज़ आ रहे हैं बिजनेस के लिए, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है, अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री क्या हो गया, इन्वेंट्री किसको बोलेंगे, इंड एस 2 में जो बात किया गया है वो क्या होगा, वो वैसे एसेट होंगे जिसको मैं हेल्ड करता हूँ अपने पास, ताकि मैं उसको फ्यूचर में सेल कर सकूँ, मैं इसको फ्यूचर में सेल कर सकूँ और प्रॉफिट अर्न कर सकूँ। प्रॉफिट अर्निंग मोटिव जिसके पीछे होता है, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव जिसके पीछे मेरा प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता है ना, वो इंड एस 2 में कवर होता है, ठीक है। और इंड एस 105 में कौन से एसेट कवर होते हैं, इंड एस 105 में इंड एस 105 में मेरे वैसे एसेट कवर होते हैं जिसको, जैसे मेरे कुछ एसेट है, वही मैं पीछे वाला एग्जांपल लेता हूँ। मेरा प्रिंटिंग हाउस है, मेरा प्रिंटिंग हाउस था, वहाँ पे वो मशीनरी था। अब क्या होता है, आजकल के बिजनेस में बहुत जल्दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आते हैं, तो ये मशीनरी जो था ना मेरा, वो मेरा आउटडेटेड हो गया। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ। तो अभी मेरा ये मशीनरी क्या चीज़ था, इंड एस 16 में कवर हो रहा था। तो अब मैं इस मशीनरी को इंड एस 16 में इसलिए कवर हो रहा था क्योंकि मैं इस मशीनरी को यूज़ कर रहा था फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है। और जिससे मेरा फिनिश गुड्स रेडी, ये मुझे मेरा फिनिश गुड्स रेडी करके दे रहा था, जिसमें मैं डील करता था। लेकिन अब ये मशीनरी तो मेरा फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, अब ये मशीनरी मेरा फिनिश गुड्स को तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इस मशीनरी को मैं आउटडेटेड मशीनरी के कैटेगरी में डालूंगा। तो इंड एस बोला कि अगर इंड एस 16 में क्लासीफाई करें तो अभी भी ये एक तरफ से क्या शो कर रहा है कि ये मशीनरी मेरा बिजनेस के लिए यूज आ रहा है, तो ये चीज़ सही नहीं होगा। इसीलिए इंड एस ने एक नया स्टैंडर्ड ला दिया, इंड एस 105, बोला कि आप ऐसे मशीनरी जो आप रेगुलर यूज में नहीं है और आप उसको आप बोल रहे हो रेडी है कि आप उसको बेच के निकालना चाहते हो, ठीक है, वैसे मशीनरी के लिए इंड एस 105 लाया और उसको बोला गया जो एसेट मेरे हेल्ड फॉर सेल, जो रेडी टू सेल है, अब मैं उनको बेच के हटाऊंगा, रेडी टू सेल है, ठीक है, उनको इंड एस 105 में क्लासीफाई करो। आगे जाके हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब नॉर्मल मेरा इंड एस 16 में, जैसे अभी क्या हुआ, इंड एस 16 का एसेट इंड एस 105 में क्लासीफाई हो गया, ठीक है। वैसे ही बहुत बार क्या होगा, मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, जिसको मैं अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान के चल रहा था, अब मैं उसी पे डील करना स्टार्ट कर दिया, मतलब मेरा वो इन्वेंट्री बन गया। डील करना स्टार्ट कर दिया मीन्स व्हाट, मैं उस पर ट्रेडिंग करने लग गया। और ट्रेडिंग हम लोग नॉर्मली क्यों करते हैं, टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। और प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर मैं वो एसेट को अपने पास हेल्ड कर रहा हूँ तो वो मेरा इंड एस 2 में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो हम लोग का, जैसे इसको क्या बोलते हैं ना, ये ट्रांसफर का केस हो गया। पहले कोई और एसेट, कोई और स्टैंडर्ड इसको कवर कर रहा था, अब कोई और स्टैंडर्ड कवर कर रहा है। ये सब हम लोग आगे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं कुछ और आप लोग से बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत बार क्या होता है ना, लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास है, मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है। मैं आप लोगों के साथ कुछ नोट्स नहीं लिखाऊंगा, मैं जस्ट आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा।
क्योंकि मेजर मेजर पॉइंट क्या आता है, हमें कॉन्सेप्ट जानना है। और बुक तो मैं सब कुछ जो भी डिस्कस कर रहा हूँ ये मैथ से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, मैथ से डिस्कस कर रहा हूँ। मैथ के कुछ कुछ मतलब क्या बोलते हैं डेफिनेशन से, वो सब भी मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा मैं जस्ट उसका बेसिक्स बता रहा हूँ, ये चैप्टर का क्या बेसिक्स क्या है ये सब देखिए, ये मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लूँगा। वैसे आप खुद भी अगर पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब मैं क्या बोल रहा था, ये क्या बता रहा था लैंड एंड बिल्डिंग को लेकर के। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग का जो है बहुत बार क्या होता है, ये लैंड एंड बिल्डिंग मैं क्या हुआ, मैं एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीद के रख दिया। बस उस टाइम मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या फिर रेंटल इनकम के लिए हेल्ड कर रहा हूँ, कुछ वैसा इंटेंशन नहीं था, जस्ट उसको रख लिया। समझ आ रहा है, बस उसको खरीद के लिए आया और मुझे पता ही नहीं था कि मैं इसका क्या करना चाहता हूँ। तो इंड एस बोला, जब आपको पता ही नहीं है कि आप इसका क्या करना चाहते हो तो आप इसको इंड एस 40 में क्लासीफाई करो, इंड एस 40 में क्लासीफाई करो, ठीक है। मतलब आपको ना इंड एस 2 फॉलो करना है ना इंड एस 105 फॉलो करना है। इंड एस 105 बेसिकली होगा भी नहीं, क्योंकि आप एसेट लाए और तुरंत बोलोगे कि मैं इसको बेचने के लिए रेडी हूँ। समझ आ रहा है, देखो ये 4-5 स्टैंडर्ड का नाम जो मैं बार बार ले रहा हूँ ना, ये आपको एकदम समझ आना चाहिए। इनका कारण, ये सबका अपना अपना रोल है, रोल को आपको जानना है कि ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक क्या हुआ, एक लैंड एंड बिल्डिंग था मेरा, जिसको मैं अपने एम्प्लॉय और स्टाफ को दे दिया, एम्प्लॉयर स्टाफ को दे दिया। तो इस केस में मैं ये लैंड एंड बिल्डिंग को मानूंगा जब देखो एम्प्लॉयर स्टाफ क्या करते हैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में के प्रोडक्शन प्रोसेस पे लगे रहेंगे, प्रोडक्शन या ऑपरेशन पर्पस पे लगते हैं, प्रोडक्शन ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, ठीक है। प्रोडक्शन ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये मान लिया जाएगा ये लैंड एंड बिल्डिंग मेरा इंड एस 16 में कवर हो रहा है, ठीक है। एक केस है इंड एस 40 को लीजेस के साथ लिंक किया गया है, इंड एस 116, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कभी कभी क्या होता है ना, मेरा एक बिल्डिंग है, ये मेरा एक बिल्डिंग है, ठीक है। नीचे देखो, जैसे नीचे ये बिल्डिंग है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। तो मैं क्या किया, ग्राउंड फ्लोर में अपना शॉप खोल के बैठ गया और फर्स्ट फ्लोर रेंट में दे दिया। तो ये जो शॉप में ये जो मैं ग्राउंड फ्लोर को शॉप खोल के बैठ गया, मतलब मैं इसको अपने ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। शॉप खोल दिया मतलब क्या, अपना यूज़ कर रहा हूँ, बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है मतलब ये इंड एस 16 में कवर होगा। और ये रेंटल पर्पस के लिए दे दिया, ठीक है। तो इस केस में मैं इसको इंड एस 40 में कवर करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका एक प्रॉपर्टी है और उसका प्रॉपर्टी में ही अलग अलग रोल है, कुछ इंड एस 16 में कवर हो रहा है। तो बोला गया कि आप उसका अकाउंटिंग अकॉर्डिंगली करें, मीन्स जो जिस पर्पस के लिए यूज आ रहा है उसी पर्पस से उसका अकाउंटिंग होना चाहिए। लेकिन अभी मान लो मेरा ये प्रॉपर्टी है पूरा, ठीक है, ये मेरा ये एक प्रॉपर्टी है जो कभी कभी मैं इसमें अपना बिजनेस भी कर लेता हूँ, मतलब यूज़ कर लेता हूँ बिजनेस पर्पस के लिए। और कभी कभी जब ये मेरा बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं होता है तो मैं इसको रेंट में दे देता हूँ,
और मुझे ये क्लासीफाई नहीं कर पा रहा मैं कि मैं कितना कितना एरिया, इस केस में क्या हुआ था, मेरा एरिया पता चल रहा था कि मैं कितना एरिया बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, कितना एरिया रेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन इस केस में मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं कितना एरिया बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, कितना मैं रेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो इस केस में इंड एस बोला गया कि ये अगर रेंटल के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो ये 40 कवर करता, यूज़ के लिए कवर कर रहा हूँ तो इंड एस 16 कवर करेगा। तो इस केस में जब मुझे क्लासीफाई करना ही पॉसिबल नहीं है तो इस केस में आप इंड एस 16 लगा दो, बस और कुछ नहीं। इंड एस 16 ही फॉलो होगा इस केस में, PPE। अभी मैं एक केस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये मेरा ये एक होल्डिंग कंपनी है एक्स लिमिटेड, और ये है वाई लिमिटेड, इसका सब्सिडियरी। ये होल्डिंग कंपनी और इसका वाई लिमिटेड सब्सिडियरी है। इसका कोई प्रॉपर्टी था जिसको ये दे दिया, रेंटेड आउट टू वाई लिमिटेड को दे दिया रेंट में, ठीक है। तो इसके लिए तो ये इंड एस 40 कवर हो गया, समझ आ रहा है। और ये जो प्रॉपर्टी को ये यूज़ कर रहा है अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी इंड एस 16 में कवर हो गया, ठीक। तो जब हमारा कंसोलिडेशन होगा, बोला गया आप इंडिविजुअली सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन दोनों को अलग अलग शो कर दो। लेकिन जब आप कंसोलिडेट करोगे ना तो उस केस में आपको इंड एस 16 ही फॉलो करना होगा, इंड एस 16 ही फॉलो करना होगा, इंड एस 40 नहीं लगेगा, इंड एस 16 फॉलो करना होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, हम लोग एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं इसका। होल्डिंग ने सब्सिडियरी को दिया और सब्सिडियरी ने यही प्रॉपर्टी को रेंटेड आउट कर दिया टू थर्ड पार्टी। तो उस केस में क्या होगा, होल्डिंग ने सब्सिडियरी को दिया और सब्सिडियरी ने इसी को थर्ड पार्टी को रेंट में दे दिया। तो उस केस में मेरा बोला गया, देखो ये अपना इंड एस 40 लगाएगा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये भी इंड एस 40 लगाएगा। तो इस केस में देखो जब दोनों इंड एस 40 लगा रहे हैं तो मेरा वो जो बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बोला इंड एस 16 लगा देना जब होल्डिंग ने सब्सिडियरी को दिया, वो इस केस में नहीं लगेगा। तो इस केस में इंड एस 40 लगाना सही रहेगा।